काम क्या है? जो स्पीच बोल रहे हैं वो सुनाई देना चाहिए। और मालिक अगर सो रहा है तो चोरी तो होना है। मालिक कौन है? आप हैं। चोर कौन है? जो हवा बना के वोट लेके चले जाते हैं और आपको दोबारा पूछने तक नहीं आते हैं। तो ये व्यवस्था तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप विचार नहीं करेंगे, आप भागीदारी नहीं निभाएंगे, आप तय नहीं करेंगे कि हमारे विधानसभा का विधायक कौन होगा। आप तय कहाँ कर पाते हैं? जो करोड़पति होता है जाकर टिकट लेके आता है खरीद के और वही विधायक बनता है। आपके बीच में तमाम बढ़िया समाज सेवी हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज से जुड़े हुए भी हैं। वो अगर टिकट की बात करेंगे तो टिकट भी नहीं मिलेगा और आप सपोर्ट भी नहीं करोगे। तमाम चीजें हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत लोग अपने बीच में हैं, सम्मानित साथी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रभारी जी और हमारे बीच में अन्य जिले से बीआरपी सदस्य जो चलकर आप बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी बार तालियों के साथ उनका स्वागत करिएगा। डॉक्टर इंजीत सिंह कुशवाहा जी चंदौली से चलकर आए हुए हैं। माननीय आईबी मौर्य जी जो लखनऊ से चलकर आए हुए हैं। मिस्टर सुनील कुशवाहा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गाजीपुर से चल के आए हुए हैं। चाहेंगे कि आप तालियों के साथ स्वागत करिए। और ममता कुशवाहा जी जो कि चंदौली से चलकर आई हैं। जोरदार तालियों के साथ महिला विंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और साथ ही साथ मैं मेरे तरफ से मैं शैलेंद्र प्रताप मौर्य लखनऊ से चलकर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को कमलेश मौर्य जी, माननीय JR मौर्य जी, माननीय श्री लाल जी मौर्य जी, माननीय श्री राम लाल मौर्य जी, माननीय श्री भानु प्रताप मौर्य जी और सभी साथी जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में सहयोग किसी के निवास दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं चाहूंगा इसको ठीक। अगली कड़ी में मैं चाहूंगा आप सभी के बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह कुशवाहा जी जो कि चंदौली से हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी के बीच में अपनी बात रखें। आप सभी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। माननीय इंद्रजीत सिंह कुशवाहा जी। आप सभी दूर दराज से आए मित्रों, माताओं, बहनों, आप सभी को नमो बुद्धाय। साथ ही इन युगलों के संस्थापक एवं भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के प्रेसिडेंट जो हम लोगों के भाई हैं, माननीय RP मौर्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इस दूर दराज के इस गांव में अपने पवित्र चरणों को रखने का आज आपने काम किया है, जनमानस को जगाने का आपने काम किया है। और आपका जब से हमारा परिचय हुआ है हम देख रहे हैं कि अनवरत आपकी टीम हमेशा काम कर रही है। लेकिन अब हम दोष किसका दें, अपनों का दें या आपका दें कि ये लोग मानने को तैयार नहीं। इनकी स्थितियां ये है कि ये जो लकीर पकड़े हुए हैं उसी का फकीर बनकर के चलना चाहते हैं। आपके बताए मार्ग पर, आपके अग्रजों द्वारा बताए मार्ग पर चलने को कदापि तैयार नहीं है। आज आपने आपके वचनों को सुनने के लिए कुछ लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों का कोटिशा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज मुझे बस इतना ही कहना है कि मेरे साथियों, आप कहते हो कि हम मौर्य हैं,
आखिर हम किस तरीके से मान लें कि आप मौर्य हैं? हमें तो संशय लगता है आपके कर्मों से कि आप मौर्य कहलाने के योग्य है ही नहीं। आप में जरा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने के, अपने पूर्वजों के नक्शे कदम चलने की जरा भी हिम्मत नहीं है। आप सारी हिम्मत हार चुके हैं, या फिर आप फर्जीवाड़ा करते हैं कि हम तो मौर्य हैं, फलाना मौर्य, ढमाका मौर्य। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कुरीतियों को, अपने परिवार को छुड़वा दें। अभी परसों हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे, मैं चंदौली से बिलोंग करता हूँ, तो बोल रहे हैं कि भैया क्या कल जा कुल मिला के जो है हमारे लइकवा, हमारा औरतिया, हमारे बतिया न मनती। हम कहले भैया वो बतिया के कर माने ना, पड़ोस में शिव चर्चा होले, वो आए के कह जाने की चल जा तू शिव चर्चा में चल जाने। तो हम कहे यार तनी सा डीएनए टेस्ट करा लेता, कहीं लइका वो पड़ोसी कराना है, कहीं औरतिया तो हार न पड़ोसिया के दलाना है। भैया पड़ोस वाले के कहले शिव चर्चा में चल जात बा, तू कहत हुआ कि नहीं बुद्ध के तरफ बढ़ा, बुद्ध के तरफ बढ़ा, बुद्ध के तरफ बढ़ा में डेरा था। तो भैया जी अपने बाप के बाप न कही, वो हमेशा के लिए मिट जाई। आपके सामने उदाहरण है, बहुत बड़ी चीज है, आप लोग अपने गांव गिराव में भी देखे हैं। तो आपको बहुत बढ़िया प्रखर बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि या जुझारू नेता आपके बीच में, आपके सामने आए हुए हैं और आपसे जो है कई बार मिल भी चुके हैं। हमारे समझ में आ रहा है कि अभी पिछली बार संघर्षों में आपके साथ कदम से कदम मिला के चले, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के अंदर जागृति न आए, आप जो है सूरज को एक बंदर से निकलवाने के चक्कर में पड़े रहे, विज्ञान की तरफ नहीं दौड़े। अब आप इतना सोच लीजिए कि आप बीमार होंगे तो अस्पताल में जाएंगे कि मंदिर में जाएंगे? आपको शिक्षा की आवश्यकता होगी तो आप मंदिर में जाएंगे कि विद्यालय में जाएंगे? आपको आप झगड़ा करेंगे, मार करेंगे, फौजदारी करेंगे तो थाने में, न्यायालय में जाएंगे कि मंदिर में जाएंगे? जब सारा काम आपके मंदिर के बिना हो रहा है तो फिर अपना धन, अपना समय आप मंदिर में क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं। आप पहले से समझा देते हैं कि अरे आपका बच्चा अगर मान लीजिए कंपटीशन में बैठ जाए और कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए कि गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, 3-4 विकल्प उसमें दे दिया जाए, गंगोत्री से, शंकर जी के जटा से, ब्रह्मा के कमंडल से, तो आखिर बच्चा क्या लिखेगा? आपने तो उसको समझा दिया है बचपन से कि नहीं ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली, शंकर जी के जटा में आके रुक गई। भैया कितनी बढ़िया जटा थी वो, तो जो है गंगा आकर के उसमें रुक गई। आप वही पढ़ाते आ रहे हैं, लिख देगा शंकर जी के जटा से, फेल हो जाएगा। आप उसको क्यों नहीं बताते कि नहीं ये सब अनाप शनाप की चीजें हैं? असली चीज तो है क्यों न ब्रह्मा के कमंडल से निकली है, न शंकर के जटा से निकली है, वो सीधे सीधे ग्लेशियर जो है गंगोत्री से आके निकली है। तो आप जब सही बात उसको नहीं बताएंगे, सारी कुरीतियां आपके साथ हैं। रोज आप कभी देखे करवा चौथ बीता है, छठ बीता है, अरे भाई आपके रोज जो है अभी माँ का लड़का रोएगा तो माँ बोलेगी कि बच्चों चंदा मामा, चंदा मामा, मतलब कि वो औरत का वो चंद्रमा भाई है। और जिस दिन करवा चौथ का व्रत होता है उस दिन इतना बड़ा झरना में जो मुंह देखा जाता है, झरने में मुंह देखती है तो पहले चंद्रमा का मुंह देखती है। तो भैया रोज का भैया एक दिन का सैया कैसे हो जाता हमारी समझ में नहीं आता। तो दिमाग में आपके फितूर भरा हुआ है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं लॉजिक क्या है। लॉजिक यही है, अगड़ों की लॉजिक है कि नहीं इनको गुलाम बनाए रखने के लिए थर्मामीटर फेंका गया है और उस थर्मामीटर से हर साल नापते हैं। अब देखते हैं कि नहीं जो बैकवर्डों की औरत बहुत तेज छठ, जुतिया सारी चीजें कर रही है, शाम को लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, सुबह में दलितर घर में घुस जा रहा है। इतना बढ़िया दलितर बा भैया, जब लक्ष्मी की पूजा तोरे के कौन फायदा? या तो लक्ष्मी गलत या तो तुहार दलितर बढ़िया। तो आप छोड़िए भाई साहब, आप लोग सारी चीजें कहना बंद करें कि हमारा औरतिया ना मानत है, हमारा लइकवा ना मानत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वो हइये नहीं है तो मानेगा कहाँ से? भाई हमारा होगा तो हमारी बात मानेगा ना। आप चिल्ला रहे हैं बहुत दिनों से आकर के, जन जन को जगा रहे हैं, आप इनकी बात मानेंगे तब ना आप इनके होंगे। आप तो उस श्रेणी में आप बुरा न मानिएगा। मैं बता दूं कि एक बार आपके पूर्वज, जिसको आप पूर्वज कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, युद्ध में हार करके पराजित होकर के घनानंद से, और वो जो है जंगल में जा भागे, दुबक गए थे। वो और उनके चाचा थे साथ में विष्णुगुप्त, जिसको आप चाणक्य ब्राह्मण बता देते हो, बड़ा ताव से आप लोग भी बताते हैं वो ब्राह्मण था।
वो लोग छिपे हुए थे और वो थका हुआ चंद्रगुप्त मौर्य सोया हुआ था, उसके तलवे में ब्लड लगा हुआ था। एक शेर आया और उसका तलवा चाटने लगा। जब उसको गुदगुदी हुई तो चंद्रगुप्त जग गया। अब जगा तो देखा करे तो शेर हमारा तलवा चाट रहा है, डर गया। लेकिन वो शेर खुद जो है वापस चला गया दहाड़ता हुआ जंगल में, उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। लेकिन वही चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ सोचता है कि अरे जिसका तलवा शेर चाट के चला गया, साला दूसरे किसी का तलवा नहीं हम चाटेंगे, और तलवा चाटना बंद कर दिया। और देखिए वो अखंड भारत का स्वप्न दृष्टा हुआ, सम्राट अशोक का दादा बना। तो कहने का मतलब भैया कि आप लोग जिस दिन अपने पूर्वजों की सच्चाई को, अपने इतिहास को, अपने व्यवस्था को जो पूर्वजों के द्वारा दी गई है, अपने पूर्वजों के विचारों को जिस दिन आप लोग मानना शुरू कर देंगे, आप एक झंडा पंचशील का लगाना है घर पर तो डर जाते हैं कि हमारे पड़ोसिया तो पंडित जी हुए भैया उठा कही है ना। आप केवल डरने में फंसे हुए हैं, है ना। और लोग क्या किए हुए हैं, वो एक कुत्ता बना है पाले हुए। बुरा मत मानिएगा, कुत्तों की वैरायटी भी 3 प्रकार की होती है। एक होता है पालतू, एक होता है फालतू और एक होता है पागल। पालतू कुत्ता वही होता है जैसे अखिलेश ने चैन पहना दिया कि आओ हमने तुमको सोने का चैन पहनाया है, बुलाते आओ तो तुम हिलाता वहाँ पहुँच जाता है। मायावती ने सोने का चैन डाल दिया, कह दिया सोने की चैन डाले हैं आप तो वो भी चला आता है, तुम हिलाते हैं वो भी आता है। भाजपा ने भी चैन डाल रखे हैं, वो भी कहा लोग चले आते हैं। और एक कुत्ता होता है फालतू, जो देखे होंगे दरवाजे वो दरवाजे, अभी बेचारा आपके दरवाजे गया, 2 डंडा मारे, वहाँ से काय करके भागा तो दूसरे दरवाजे पर गया, वहाँ 2 डंडा खाया तो तीसरे दरवाजे पर गया, वहाँ भी 2 डंडा खाता है। लेकिन एक होता है पागल, और पागल की कैटेगरी ये होती है मेरे भाई कि पागल कुत्ता अगर लोग देख ले तो उसे देख करके पहले ही भागते हैं कि अरे पागल हो काट लेगा। अब काट लेगा तो क्या होगा, हम भी पागल हो जाएंगे। तो आप तीसरी कैटेगरी में आइए, आप पागल हो जाइए, जिसको दौड़ा के काटिए। वो काटा हुआ व्यक्ति बीआरपी में आकर के ज्वाइनिंग ले और वो कहे कि नहीं आज से हम बीआरपी के सदस्य हैं, हम जो हमारा नेता जो है आरपी का भारतीय है, हम इसी के कहने पर चलेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ आपकी विचारधारा जिंदा है, जहाँ बुद्ध की जय घोष होती है, जहाँ अशोक की जय घोष होती है, आप उसको छोड़ करके जय श्री राम यहाँ वहाँ फंस रहे हैं भैया। आखिर क्यों जा रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, जाने पर वही अपमानित होना पड़ रहा है। एक बाबा है जो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, वो तो नहीं बटे लेकिन आप जरूर बटे हुए हो, आप जरूर बटे हुए हो। आपकी वही स्थिति है कि एक बार केकड़ों का जो है सम्मेलन हो रहा था न्यूयॉर्क में, और सारे देशों के लोग केकड़े लेके डिब्बा में पहुंच गए, तो सारे लोग ढक करके रखे थे उसको, लेकिन हमारे इंडिया के जो गए थे महानुभाव उसको खोल के रखे। जब खोल के रखे थे तो लोगों ने कहा अरे इसको तोपो ढको नहीं तो भागने लगेंगे सब। कहा नहीं ये सब इंडिया के केकड़े हैं, ये भाग नहीं सकते। क्यों नहीं भागेंगे, एक ऊपर चढ़ेगा तो दूसरा का उसका टांग पकड़ के नीचे खींच देगा, कहाँ भागेगा। और हुआ यही, और यही साफ आप लोगों के जो है स्क्रिप्ट जो है आपके ऊपर फिट बैठती है, इस मौर्य समाज के ऊपर फिट बैठती है कि अगर पुल्लू भैया का लड़का आगे बढ़ रहा है तो लालमणि भैया का लड़का पैर पकड़ के खींच दे, आगे न बढ़ने पाए। जवाहिर भैया का लड़का आगे बढ़ा तो लालजी भैया आगे पैर पकड़ के खींच दे। ईर्ष्या की भावना चल रही है। आप मानववाद से हट गए, आप बुद्ध की विचारधारा से हट गए, आप फालतू की चीजों में जाके फंस गए, जहाँ फालतू का डर भय आपको दिखाया गया। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, लोग कहेंगे 10 दिन बाद मैं बीमार हो जाऊँ, अरे तो बड़ा ऐसे तैसे बोल रहा था, इसको जो है ऐसा हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे जो कुछ होना चाहिए अभी न होना चाहिए। भाई 440 वोल्ट का करंट है, अभी हम पकड़ेंगे तो हमको अभी मारेगा कि 4 दिन बाद मारेगा, अभी मारेगा ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग इस अंधविश्वास पाखंड से परे हों, और आप एक विचारधारा जो आपको आरपी भारती दे रहे हैं, आपको आरपी मौर्य दे रहे हैं, या आपकी विचारधारा आपके पूर्वजों के द्वारा बनाई गई है, उस विचारधारा पर चलने का जिस दिन आप लोग मन बना लेंगे मेरे साथियों,
मैं कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब आप सेकंड अशोका भारत में दिखाई देंगे, जब आप सेकंड अशोका भारत में दिखाई देंगे। लेकिन आप लोग चाहते नहीं है कि आपको कोई अशोक मिले, आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपको कोई अशोक मिले। अभी इतनी महिलाएं बैठी हैं, सरस्वती पूजा होने लगेगी तो सरस्वती जी की जय करना शुरू कर देंगी। कहें कि इनको पता नहीं है कि नहीं हमारे लिए संघर्ष किसने किया। देखिए यहाँ पर पहले भगवान के प्रति कुछ मत कहिए, जो आप आए हैं मिले अच्छा कर, लेकिन भगवान के प्रति कुछ भी मत कहिए। चलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ भैया। भगवान के प्रति हम उसको जबरदस्ती किसी को रोक नहीं रहे हैं। मैं एक विचारधारा बता रहा हूँ। आपको मानना हो मानिए, न मानना हो मत मानिए, कोई बात नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अंधविश्वास कुरीतियों से पाखंड से परे होइए। अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाइए। क्या गलत बोल रहे हैं भैया? लीजिए आप भगवान गलत हो गए। शांत रहिए भैया, और जो बोला जा रहा है उसका विचार करिए। अरे नहीं सुनिए, मेरी बात समझिए। बस्ती को लोग कितना शांत हो जाए, बस्ती को लोग कितना शांत हो जाए। राजी आइए, आप अपने हिसाब से बोलिए। देखिए वैज्ञानिक चिंतन की बात हो रही, भाई साहब सुनिए। अब से मैं आगे की कड़ी में गाजीपुर से चलकर आए हुए मिस्टर सुनील कुशवाहा जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीआरपी से, मैं तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगा। आप आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले आज का जो ये कार्यक्रम है, पॉलिटिकल कार्यक्रम, हालांकि कुछ विषय नहीं लिखा गया है। मैं पीछे बैनर देख रहा हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आज हम लोग इस कार्यक्रम के निमित्त में उपस्थित हैं। हमारे बीच में दूर से चल करके आए हमारे सम्माननीय नेशनल प्रेसिडेंट, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरपी मौर्य जी, और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के सम्मानित प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी तथा सुदूर जिलों से चल करके आए जिले के अन्य पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता साथियों, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, यहाँ महेश भट्टी मौर्य परिवार सेवा समिति की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन।
करते हुए मैं एक बार इस प्रांगण के इर्द गिर्द उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी लोगों से विनम्र और करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि जितना शांति बनाए रखेंगे बहुत अच्छा होगा, सहयोग होगा हम लोगों का, ताकि हम लोगों की आवाज भी आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों की भावनाओं और विचारों को हम लोग भी समझ सके अच्छे तरीके से। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में समय मैं देख रहा हूं सूर्य ढलने वाला है, शाम ढलने वाली है। हमारे बीच में अभी कई लोग और जो हमारे मुखिया हैं, तो सवाल बहुत सारे हैं और मैं चाहूंगा कि बहुत कम समय में अपनी बात को समाप्त करूं, इसलिए कि ये ऐसा विषय है कि 2-4 घंटा नहीं कई महीनों अगर आदमी बोलना शुरू करेगा तो लग जाएगा। इसलिए कि हम लोग भी, मैं अपना एक छोटा सा परिचय बताऊं। सुनील मौर्य, जिलाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पार्टी गाजीपुर से, और करीब 30 से 40 संगठनों में 1996 के दशक से जो है काम करते रहा हूं। तो बीआरपी परिवार की तरफ से भी मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का जय भारत अभिनंदन वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और कुछ मुख्य बिंदुओं पे कम समय में ही चर्चा करूंगा जो शायद आप लोगों को अच्छा लगे और समझ में आ सके। प्रयास ऐसा ही करूंगा, आप लोगों के भावनाओं का सम्मान करते हुए, ध्यान रखते हुए। आजाद भारत की अभी बात हो रही थी, बहुत सारी बातें हुई, हमारे पीछे कई वक्ता के रूप में लोगों ने बताया कि हम लोगों का जो अधिकार है ये इस डेमोक्रेटिक भारत के अंदर कैसे सुनिश्चित किया जाएगा या सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो जहां तक मैं समझ पाता हूं कि आजाद भारत में, यानी जब से हम लोगों को आजादी मिली है भारत के अंदर, तब से अब तक बहुत सरकारें आई और गई, सरकारें आती और जाती रहेंगी। पीछे ये भी बताया गया कि इसके पहले राजकाल था, प्रथा कुछ और थी, लेकिन जब से डेमोक्रेसी लागू हुआ भारत के अंदर, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में इलेक्शन करके चुनाव करने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है भारत में, उसमें वोट देकर के जो चुनने की प्रक्रिया है, यानी हम जब एडल्ट होते हैं, 18 साल हमारी उम्र होती है, तो हमको भी वोट देने का अधिकार संवैधानिक रूप में प्राप्त हो जाता है। और ये चुन करके हम यहाँ से सड़क से संसद तक जितने भी विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो और जितने भी छोटे बड़े पंचायत हैं, तो ये जनता चुनाव करती है, चुना करके सदन तक भेजने का काम करती है। और इन लगभग 77 सालों में जो भी सरकारें आई, पीछे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, अभी 2014 से भारत में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पीछे इंटरनल हम लोगों ने भी कई पार्टियों में भी काम किया, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक इस भारत के अंदर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो सरकारें बदलती रहेंगी, आती और जाती रहेंगी, समाज और राष्ट्र का भला संभव नहीं। यदि सत्ता परिवर्तन करने से समाज और राष्ट्र का विकास और भला संभव होता तो कब का हो चुका होता। लेकिन जो लोग 50 साल, सैकड़ों साल पहले जहां खड़े थे, जिस कम्युनिटी के लोग हाशिए पे खड़े थे, वो आज भी महंगाई के हिसाब से हाशिए पे खड़े हैं। दूर दूर तक कहीं उनको ठाव नजर नहीं आता। जब समस्याएं आती हैं, समस्याएं हैं तो समाधान निश्चित है।
लेकिन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये चाहे कोई भी जाति, धर्म, वर्ग, मजहब, संप्रदाय, समुदाय, कौम हो, सर्व समाज के लोगों को जो आज शोषित, वंचित, दबे कुचले, श्रमिक, मजदूर, कामगार, निरीह मजदूर, मजलूम लोग हैं, यानी इस भारत की जनता को विचार करना होगा कि हम इतने लंबे समय से वोट देकर के चुनाव में लोगों को जितवा करके भेजते रहे, फिर भी हमारा भला क्यों नहीं होता है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो हमें उस वोट का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, पे एक बहुत चिंतन और गहरे मंथन की जरूरत है, जो हमारे जीवन को, हमारे मौलिक अधिकारों को कुचल न सके, हम सम्मान से जी सके, हम सम्मान से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपनी बातों को रख सके। ये अधिकार हमें जहां से भी प्राप्त होता है, ये जनता को तय करना है कि अब तक जो हम करते रहे हैं, अगर ये काम करने के बाद भी हम जहां थे वहीं के वहीं हैं, तो निश्चित रूप से हमें तरीका बदलना होगा, हमें प्लेस चेंज करना होगा, और हमारा भला कौन कर सकता है, ये भी हमें परख करने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। मेरा मानना है कि समाज में कितना हो बड़ा किसी भी विषय का विद्वान वक्ता हो जाए, प्रवक्ता हो जाए, कितना हो विद्वत्ता हो, काबिलियत हो, लेकिन अगर उसके अंदर कसौटी के हिसाब से एक बड़ी चीज मैं कहता हूं कि अगर परख नहीं है तो कहीं न कहीं वो फेल है। ये बहुत जांच परख का विषय है। हमारी तरह बहुत हजारों, सैकड़ों, करोड़ों लोग इस देश में आकर के ऐसे मंचों से बोल करके चले जाते हैं कि हम आपके समाज के हैं, हम आपके बहुत करीबी हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं, आप हमको ही वोट करिएगा। ऐसे बहुत लोग आए और गए और आते जाते रहेंगे, लेकिन हम कैसे इस बात को जान पाएंगे कि वास्तव में इतने लोगों में कौन वो व्यक्ति है जो वास्तव में हमारे साथ साथ परिवार का और पूरे राष्ट्र का भला कर सकता है। इसमें परख की जरूरत है। और आज की जो मूलभूत चीजें हैं पूरे भारत के अंदर, जिसमें पूरा इक्विटी क्रंच चल रहा है, पूरे भारत में समस्याओं के दौर से गुजर रहा है भारत। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, और हर जाति, धर्म, मजहब, वर्ग, संप्रदाय, कौम में गरीब लोग हैं, शोषित, वंचित लोग हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक की बात नहीं कर रहा। तो इनको इस हाशिए से उठा करके राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम अगर कोई करने वाला है या कर सकता है, जिसकी पहचान 25-26 सालों के बाद होने के बाद हमें भी पता चला, तो हमारे बीच में जो नेशनल प्रेसिडेंट है माननीय आरपी मौर्य जी, जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनके लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजाएं, बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि चीजें बहुत हैं, बोलने का मतलब कि कई घंटों बीत जाएगा, लेकिन कुछ मुख्य चीजें हमारे लोग क्या है, कोई सरस सलील, कोई रूपायन, कोई बहुत इस प्रकार की चीजें पढ़ते हैं। अभी हमें कोई समस्या, दिक्कत आती है तो उसमें कौन सी आर्टिकल लगेगी, फंडामेंटल राइट क्या है, ये फ्रेटर्निटी क्या होता है, लिबर्टी इक्वेलिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, हमारे लोगों को पता नहीं। इसलिए कि हम पढ़ना भी नहीं चाहते, हमारे अंदर उस तरह की विचार ही नहीं आते, हमारी सोसाइटी ही उस तरह की नहीं है, हमारे अंदर उस तरह की सोच नहीं है। तो साथियों, मैं इस बात पे जोर देकर के कहना चाहूंगा कि हमें जो है संवैधानिक मूल्यों को समझने की जरूरत है कि संवैधानिक मूल्यों को इस भारत में प्रतिस्थापित कैसे किया जा सकता है। लोगों के विचारों का जो आज हनन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। हमारे साथ जो जुल्म, ज्यादती और अत्याचार बढ़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, इसको अगर हम रोक सकते हैं तो यूनाइटेड होकर के ही रोका जा सकता है। ये सबसे बड़ा फार्मूला है, और ये हमारा नहीं है, हमारे बीच में जो पूरे दुनिया में जिनका परचम लहरता है, हमारे महापुरुषों का मैं नाम नहीं लूंगा। मानवता के कल्याण के लिए जितने महापुरुषों ने, बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के भगवान बुद्ध से तमाम लोगों ने काम किया, उन लोगों का एक सपना था कि भारत का हर बच्चा, हर एक व्यक्ति शैक्षिक रूप से,
सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत हो। और जब हर एक व्यक्ति मजबूत होगा तो भारत का डंका, जैसे मोनोलिथिक इंडिया था, अखंड भारत, पूरी दुनिया में उसका परचम लहरेगा और उसका डंका पूरी दुनिया में बजेगा। अभी पीछे हमारे जो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको देख लिया जाए, विश्वगुरु बनाने की बात होती है। ऑलरेडी जो विश्वगुरु पहले से रहा है, सैकड़ों हजारों सालों से पूरे एशियन हिस्ट्री में भरा पड़ा है ये चीज, जो लोग पढ़ते हैं सारे लोग जानते हैं। विश्वगुरु जो पहले से रहा है उसको विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है। जो चीज ऑलरेडी पहले से बनी है आप उसे सहेज सकते हैं, उसे निखार सकते हैं, उसका पुनरुद्धार कर सकते हैं, लेकिन पुनः से बनाने की कौन सी बात है? तो आज इस भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के कार्यक्रम में महेश पटेल मौर्य परिवार सेवा समिति के तरफ से जो आयोजन है, इस आयोजन में शायद मैं संचालक महोदय का भी नाम नहीं जानता हूं, शैलेंद्र मौर्य जी, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं आपका भी, जो आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे समय दिया। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसलिए कि समय कम है। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और लोग भी हैं, उनको सुनना बहुत जरूरी है क्या कहते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बीआरपी, जय भारत, जय संविधान। माँ सरस्वती पर बहुत दोषारोपण सभी लोग कर रहे हैं। मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य है, मेरे पिता का नाम श्री लालमणि मौर्य है। माँ सरस्वती माता का जो है सभी लोग शोषण कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये ध्यान से सुनिए कि सूर्य शक्ति के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। धन्यवाद आपका। अभी जो आप सभी को जहाँ यहाँ पर उपस्थित जितने भी सम्मानित साथी, बच्चे, माताएं, बहनें हैं, आप सभी को बीआरपी का शॉर्टकट में परिचय और उसका संकल्प क्या है, क्या करना चाहती है, क्या उद्देश्य है, तो जो पर्चा आपको मिला है इसको अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ नहीं सकते तो पढ़वाइएगा और उस पर विचार करिएगा, क्योंकि यहाँ जो कुछ बोला जा रहा है वो तो उसमें मिलेगा ही, हो सकता पढ़ेंगे ध्यान से तो और अच्छे समझ में आएगी कि कहाँ क्या जा रहा है, हम लोग करना क्या चाहते हैं और आपको उसमें क्या योगदान देना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है एक ही है कि हम क्या चाहते हैं, बदला नहीं बदलाव चाहिए, हर जीवन खुशहाल चाहिए, प्रियदर्शी सम्राट अशोक का वापस स्वर्णिम काल चाहिए। हम अगली कड़ी में अपने बीच में उपस्थित महिला विंग की हमारी इस कार्यक्रम में अतिथि माननीय ममता कुशवाहा जी, जो कि चंदौली से चलकर आई हैं, हम चाहेंगे कि आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करिए और इनका उत्साहवर्धन करिए। हम चाहेंगे कि ये वो आएं और माताओं बहनों के साथ साथ हम सभी को अपने शब्द से प्रेरित करें। आइए आइए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज यहाँ पर अब ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से शिक्षा पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पढ़ने लिखने को सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग को जो तर्क करने की क्षमता है वो सही नहीं है। पढ़ लिख के तो डिग्री करते हैं, लेते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या गलत है क्या सही है इस चीज पर हम लोग तर्क करके सही चीज नहीं कर पाते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम कुछ कहेंगे। एक गांव में एक परिवार में छोटा सा परिवार था और एक माँ अपने बेटे की शादी की थी और उसके घर में नई नई बहू आई थी
और बहू आने के बाद सबके घर में खुशहाली आती है कि हमारे घर में नया मेहमान आया है। तो वो सोचे कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, चलते हैं, अब माता जी का दर्शन मंदिर में कराते हैं। तो उसकी बहू भी तैयार हो गई, सब लोग परिवार के गए दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो जब बहू गई मंदिर में तो देखी कि दरवाजे पर बहुत बड़ा शेर है मुंह खोले हुए। तो बहू सोचने लगी, तो अपनी माँ जी से बोली कि माँ जी यहाँ पर तो बहुत बड़ा शेर है, वो भी मुंह खोल के खड़ा है, हम लोग को खा जाएगा, हम नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो उसकी माँ सोचने लगी कि अरे कैसी बहू आ गई है, बताओ भला मिट्टी का भी शेर खाएगा। तो वो बोली कि सास अपनी बहू से बोली नहीं बेटा चलिए, मिट्टी की मूर्ति है, ये कुछ नहीं करेगा। तो बोली कि नहीं नहीं माँ हम नहीं जाएंगे, नहीं तो खा जाएगा। तो कही कि चलो हम आए ना साथ में। तो बोली कि चलिए जब आप हैं तो चलते हैं। तो आगे जब ऊपर गई तो गाय थी, वो अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, वो भी मूर्ति था। तो वो बोली कि माँ जी देखिए आसपास कोई नहीं हमारे, चलिए बाल्टी लाकर उसमें दूध लेते हैं गैया का। तो उसकी माँ फिर सोचने लगी कि अरे कैसी बहू आई है, बताओ भला इसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक मिट्टी की गाय दूध दे सकती है। तो वो फिर बहू से कही कि नहीं बेटा ये मिट्टी की है, इससे कुछ नहीं होगा। तो बोली कि चलिए माँ जी सब ठीक है। फिर आगे गई मेन मंदिर में, तो वहाँ मूर्ति रखा हुआ था, दुर्गा जी की मूर्ति थी बहुत बड़ी। तो वो बोली कि बहू बेटा ये माँ है, इनसे मांग लो जो मांगना चाहती है, ये सब कुछ देंगी। तो बहू बोली कि कहाँ माँ जी, यहाँ तो हमको कोई नहीं दिख रहा। तो बोली कि नहीं यही मूर्ति है, इसी से मांग लो। तो बोली कि ठीक है माँ, लेकिन हमको यहाँ तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जब बाहर मिट्टी का शेर हमको खा नहीं सकता और मिट्टी की जो गाय थी वो हमको दूध नहीं दे सकती, तो भला ये मिट्टी की मूर्ति हमको क्या देगी, हमको ये तो कुछ नहीं दे सकती। आप मेरी असली माँ है, अगर आपकी मैं पूजा करूंगी, सेवा सत्कार करूंगी तो आप हमको आशीर्वाद देंगी और वो हमको सफा करेगा आगे चल के। तो उसकी माँ सोचने लगे कि बताओ हम इसको मूर्ख समझ रहे थे और ये कितनी समझदार निकली, कितनी सही बात बोली है। फिर उसके बाद वो अपने घर चली गई और दोनों लोग खुशहाल रहने लगे। तो बस मेरा कहना यही है कि बस आप तर्क कीजिए कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बाद ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कहानी के माध्यम से एक तार्किक प्रश्न लोगों को मन में जगाने का आपने प्रयास किया। मैं आगे की कड़ी में, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और शाम होने वाली है, तो मैं आगे की कड़ी में लखनऊ से चलकर आए हुए आप सभी के बीच में प्रदेश प्रभारी माननीय IB मौर्य जी को मैं यहाँ पर उपस्थित के लिए निवेदन करता हूँ। आप सभी जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करिए। मैं चाहूंगा सर अपने आज इस महेशपट्टी गांव में ग्राम सभा में आए हुए सभी पावन साथियों, माताओं, बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और इस महेशपट्टी मौर्य परिवार सेवा समिति का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने, इनके मन में ऐसी प्रेरणा आई, ऐसा विचार आया कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय RP भाई मौर्य जी को बुलाया, इस काबिल समझा कि बदलाव कौन कर सकता है, इन्होंने जज किया। मैं इसलिए इस मौर्य परिवार सेवा समिति को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे बीच दिल्ली से चलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष RP भाई मौर्य आपके बीच में आए हुए हैं
आप लोग उनको सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार में भी हैं और वो घड़ी खत्म हो रही है। हमारे बाद माननीय आरपी भाई मौर्य जी आपको सारी चीजें बताएंगे कि आज देश में, समाज में क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, तभी आप परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी क्या है, कैसे है, पार्टियां क्या होती हैं, मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि संगठन तो लोग जान ही रहे होंगे। एक समाज का होता है, हाँ, सामाजिक लोग उसमें जुड़े होते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन राजनीति, पार्टी एक अलग चीज है। राजनीति पार्टी जो होती है पूरे देश में काम करती है, विदेश में काम करती है। उसकी एक छवि होती है कि देश को कैसे चलाए और सारे संगठनों को कैसे साथ लेके चले। इसका तरीका भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से निहित किया हुआ है कि इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि पार्टी क्या होती है। तो पार्टी ये होती है कि पार्टी एक लोगों का समूह होता है, कई लोगों का समूह होता है। उस पार्टी में हर जाति, वर्ग, समाज, समुदाय के लोग होते हैं और वो अपना विचार रखते हैं। जो विचार सर्वोपरि होता है, सर्व लोग हित में होता है, वो चीज लागू होता है। वो देश, उसके देश का, समाज का, गांव का विकास होता है। लेकिन आज इस देश में आजादी के कितने साल हो गए, 70, 72, 72 साल बीत गए, लेकिन क्या हुआ? इस सिस्टम पे कोई चला ही नहीं। राजनीतिक पार्टियां बनी तो सिर्फ व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, इन्हीं सब चीजों में लिप्त रही और हमारे देश का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे अधिकार मिलेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे जागरूक होगा, इन सब चीजों पे किसी पार्टी ने अब तक चर्चा नहीं की, न ही विचार किया। इन सब चीजों का विचार माननीय आरपी भाई मौर्य जी ने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के संविधान में लिख करके सारी चीजें आपके सामने रखी है। संविधान से आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने हमारा संविधान बनाया, उस संविधान से देश चला। उसी तरह से माननीय आरपी भाई मौर्य जी ने पार्टी बनाई, पार्टी का संविधान लिखा, उस संविधान से ही पार्टी चलेगी। और अब वो समय खत्म हो गया कि कोई व्यक्तिवाद, जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद पे राजनीति करेगा और किसी एक परिवार को लाभ होगा, किसी एक जाति को लाभ होगा, किसी एक परिवार को लाभ होगा, किसी एक धर्म का लाभ होगा। वो सिस्टम आज के बाद आप लोगों को खत्म होता दिखाई यही से देगा। और इस महेश पट्टी गांव में आए हुए इस परिवर्तन को सुनने के लिए जो भी लोग आए हुए हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज इस परिवर्तन में इतने लोग अपनी भागीदारी देके हिस्सा लेंगे और उस परिवर्तन की शुरुआत करेंगे और इस चिंगारी को लेकर के महेश पट्टी से चलेंगे, इस पावन धरती से चलेंगे और इस चिंगारी को लेकर के दिल्ली तक पहुंचाएंगे। आज मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप लोग इस काम को करके दिखाएंगे। इसी साथ के साथ मैं अपनी बातों को बयान दूंगा और चाहूंगा कि माननीय भाई आरपी भाई मौर्य जी अपनी बातों को रखें और आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि वक्त शाम हो रही है, ज्यादा समय भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि उनको पूरा समय मिले और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी और सम्मानित हमारे प्रभारी महोदय। आज मैं आपकी ग्राम सभा बेनीपुर महेश पट्टी में दूसरी बार आ रहा हूँ और जो पहला दिन था वास्तव में वो दुख का दिन था, दुख का विषय था। तो आप लोगों से बहुत ज्यादा अपनी बातें शेयर नहीं हो पाई।
और मैं ऐसे परम आदरणीय परम पूजनीय पिताश्री स्वर्गीय मुनीलाल मौर्य जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी ग्राम सभा वासियों, माताओं एवं बहनों को सत सत नमन एवं वंदन करता हूँ। और मेरा परिचय तो आप लोग काफी हद तक जान चुके होंगे, क्योंकि पिछली बार जब हम आए हुए थे तो 5 दिन तक, लगभग 5 दिन तो हो ही गए थे, हम लोग वाराणसी में बैठे रहे और संभवतः शाम को आप लोग घर वापस आ जाते थे। लेकिन पहरेदारी उस शास्त्री घाट पे बड़ी जबरदस्त थी और एक दिन ऐसा था कि धुआंधार बारिश हुई और हम लोग उसी बारिश में जो है भीग रहे थे और बाहर में बगल में जो एक मंदिर है छोटा सा, उस मंदिर में ले जाकर अपनी मैट वगैरह 3-4 लोग थे, वो कमलेश भाई भी थे उस समय। इतनी संख्या में हम लोग होते हुए उत्तर प्रदेश में, देश की बात नहीं करूंगा मैं, उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ, इतनी संख्या होते हुए ना तो हमारे विचार एक है, ना तो हमारे काम एक है, ना तो हमारा मिशन एक है और ना तो हमारा उद्देश्य एक है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर मैं जो है किसी अन्य बिरादरी में पैदा होता, यादव में होता, पंडित में होता, ठाकुर में होता, तो अब तक बहुत आगे चला जाता, ये सच है। और आज मैं खुद ये चाहूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आगे जाना है, तो हमारे अंदर इतनी क्षमता है, वो शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने देखा भी हो। इतनी क्षमता है कि मैं विधायक और सांसद बड़े आराम से बन सकता हूँ, बड़े आराम से। किसी के यहाँ जाकर के पैर पकड़ना है, इस देश दुनिया में हाथ पैर मतलब धनी लोग, बहुत बड़े पूंजीपति लोग बहुत सारे हैं, कहीं पर भी जाकर के हम जी हजूरी करेंगे और सेवा का अवसर मिलेगा, टिकट भी मिलेगा, विधायक भी बन जाएंगे, सांसद भी बन जाएंगे, लेकिन आप वहीं के वहीं रहेंगे। दर्द हमारा ये है, हमने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे और मरा नहीं वही जो दिया ना अपने लिए। जब कोई चीज पढ़ी जाती है, समझी जाती है, तो उसका कंक्लूजन निकलता है, उसका रिजल्ट निकलता है। ये नहीं कि इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल के चले गए और बार बार आरपी मौर्य महेश भट्टी में शिकार का कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन आप अपने जो है दिमाग पर जोर अगर नहीं देते हैं तो इसमें गलती आपकी है। और भगवान बुद्ध को आप कहां तक मानते हैं और कहां तक जानते हैं, ये आप जानिए। मैं इतना ही कहूंगा, आप जानिए। 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ, जब मैं 12वीं क्लास में था तो भगवान बुद्ध के बारे में मुझे ABCD नहीं पता था, न किसी ने बताया था। क्योंकि आजकल जब काम आरपी मौर्य करेगा तो न्याय, क्या कहते हैं, सम्मान और पुरस्कार किसी दूसरे को मिलेगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपके जो है पिता के नाम से इस गांव का नाम रख दिया जाए, कुछ महान कार्य उन्होंने किया था, तो कुछ दिन में वो गांव का नाम बदल दिया जाएगा। वो देखा जाएगा कि ये मौर्य जी के नाम से अगर ये गांव चल रहा है तो जल्दी इसको किसी दूसरे नाम से कर दिया जाए, उनकी जो इतिहास विरासत है वो मिट जाए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर भगवान बुद्ध को इस गांव के लोग नहीं जानते, मैं इसलिए दावा कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे काफी हद तक पहचान रहे हैं और मैं भी आप लोगों को पहचान रहा हूं। और आज यहाँ पे आपके बीच में वोट के नाते, पार्टी के नाते इसलिए मैं नहीं आया हूँ, तो पार्टी का कहीं बोर्ड भी नहीं लगा होगा, लेकिन मजबूरी है कि पार्टी चला रहा हूँ, पार्टी का संचालन कर रहा हूँ, दिन रात प्रयास कर रहा हूँ कि पार्टी आगे बढ़े, तो नाम तो लेना पड़ता है। और वही पार्टी की देन है। ये भी बता रहा हूँ कि जो 5 दिन आप वहाँ शास्त्री घाट पे बैठे रहे, अगर मैं पार्टी से नहीं होता, एक आम नागरिक होता, एक आम व्यक्ति होता, तो 5 दिन वो शास्त्री घाट पे आपके 5 मिनट भी टिक नहीं पाते। 5 मिनट बता रहा हूँ मैं आपको, बोलने की इजाजत नहीं है, आप ट्राई करके देख लेना। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, धर्म की बातें हैं और सिद्धांत की बातें हैं, इतिहास की बातें, भूगोल की बातें हैं,
हमारे परम आदरणीय जो है डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी ये बोल रहे थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी वेदना है। जैसे मैं आपका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ, हमारे पिताजी दारू पीते हैं, हमने कहा पिताजी दारू मत पीजिए, नुकसान करता है, वो चिढ़ जाते हैं। तो मैं भी गुस्से में बोलूंगा, हो सकता हो मेरा सर भी फोड़ दें। तो क्या मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ? क्या मेरी उनकी कोई लड़ाई है? मैं चाहता हूँ पिताजी को नुकसान ना हो। मेरा कोई छोटा भाई बुरे रास्ते पर जा रहा है तो मैं उसको सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ, यही मेरा दर्द है। और ये दर्द उसी को होगा जिसके दिमाग में कुछ होगा, और जिसके दिमाग में कुछ होगा नहीं, उसको ना घर की फिक्र है, ना माई की फिक्र है, ना बाप की फिक्र है, ना किसी और की फिक्र है। आराम से सुबह शाम 2 बोतल पी लेता है, घूमता है। यही है ना। तो डॉक्टर साहब की जो त्याग तपस्या है उसको सब कोई नहीं पहचान सकता। मैं 90 दिन के जीवन दर्शन यात्रा पे था, तब उस समय डॉक्टर साहब से मेरी प्रथम मुलाकात थी, और उस प्रथम मुलाकात में डॉक्टर साहब ने एक किताब दी थी, और ये किताब पूरी रामायण से भी मोटी किताब है, और उसको आपने खुद लिखा है। आप सम्मान के पात्र हैं, और इस मंच से आपने उनकी बातें नहीं सुनी तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये मुझे लगता है कि जो है ये ठीक नहीं है। कोई भी आ रहा है, किसी को भी अगर कुछ कह रहा है, अपनी बात तो पहले पूरा कहने दीजिए। मानना ना मानना वो आपका काम है। भाई मैं कह के जा रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा ना कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अब आप नहीं दोगे तो मैं क्या जबरदस्ती करूंगा? भाई भाई से जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हम तो थोड़ा 100-150 किलोमीटर दूर के हैं। भाई मानोगे तो भाई की तरह पेश आएंगे, भाई नहीं मानोगे तो कब तक हम पेश आएंगे? मुझे बताओ। भाई प्यार मिलेगा तो उसका हम 10 गुना लौटाएंगे, और प्यार नहीं मिला तो क्या करेंगे? इस बगीचे में कब तक आएंगे? और मैं तो देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पर जितनी भीड़ वहाँ पे शास्त्री घाट पे थी, उतनी भीड़ यहाँ नहीं है। आखिर गांव के लोग कहाँ हैं? सोचना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब एकता का परिचय देना, और कहीं अगर किसी के साथ भी जरा से भी खरोच आ जाए तो एक साथ लठ लेकर खड़े होना, ये प्राथमिकता अपनी बना लीजिए। दुनिया गई भाड़ में, हमसे नहीं लेना देना। मोदी क्या कर रहे हैं, योगी क्या कर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें नहीं करेंगे। लेकिन अगर बिरादरी के नाम पे कहीं खरोच आए, क्योंकि मैं जातिवादी हूँ, कट्टर बता रहा हूँ मैं, आज बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मेरा घर है, उसके बाद मेरी बिरादरी है, उसके बाद हमारा देश और समाज है। एकदम खुला है, एकदम मंच से बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा होगा प्रोग्राम। और हमने अपनी पार्टी में यादव हो, बढ़ई हो, बनिया हो, SC ST हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, सबको बराबर का हक दे रखा है। जो जितना है उसको उतनी भागीदारी मिली हुई है। हम सम्राट अशोक के बनते थे, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। और अगर हमारे साथ ना हमारी माताओं बहनों का शोषण होगा, और ना हमारा होगा, और ना ही आगे आने वाले दिनों में कोई हमारे पिताजी, भाई या बहन की हत्या करेगा, जिस हिसाब से इस गांव में हुआ था। और आप लोगों ने शास्त्री घाट पे बैठ के जो एकता का परिचय दिया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। हम लोग दिल्ली से आएंगे, लखनऊ से आएंगे, कितने लोगों को लेकर आऊं? मुझे बताओ। वहां से आने के लिए गाड़ी भी चाहिए, वहां से आने के बाद जो है यहाँ पे रहने, लेटने, बैठने, हर चीज की व्यवस्था चाहिए, नहीं चाहिए? आपके बगल में गांव है, आप वहां से यहाँ पर आकर के भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो। मैं लखनऊ से, दिल्ली से भीड़ लेकर के आऊं, तब आप कहोगे कि RP मौर्य बहुत बड़ा नेता है? बताओ किसका दिमाग चलेगा? मोदी जी, योगी जी जब कभी रैली प्रदर्शन करते हैं, आप लोगों को राजनीति जब मुझे समझोगे तब तो मैं गहराई में जाऊं, लेकिन आप सोचोगे नेता ऐसे बोल के जाता होगा, या बहुत सारे आते हैं बोल के चले जाते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन मोदी जी, योगी जी या कोई भी नेता, जो बड़े बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, वो जब आते हैं तो उनको ये पता होता है कि भीड़ कितनी आएगी। हमारे जो है जितने भी ग्राम सभाएं हैं, हर ग्राम सभाओं से प्रधान को बोल दिया जाता है कि 2-2 बस का पैसा ले लो, और जो है जनता को बेवकूफ बना करके, महिलाओं को आजकल वो चल रहा है ना, सखी वाला प्रोग्राम जो चल रहा है गांव गांव में,
हैं? उसके साथ सभी महिलाओं को बस में भर भर के लेकर आइए। हर ग्राम सभा से 2-2 बस भर के जाती है महिलाएं, और किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ नहीं भी मिलता है, कभी चाय समोसा भी नहीं मिलता है। और पूरे दिन बेचारी वहाँ पे जो है भीड़ लगाए बैठी रहती हैं, और मोदी जी की रैली चल रही, चाहे सुन कोई नहीं रहा है, लेकिन ये माइक और मंच इतना जोरदार रहेगा कि उसमें आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। मीडिया वाले कवरेज देंगे, मोदी जी आए, पूरा लहर गया, पूरा एरिया जो है वो गूंज गया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या है मोदी जी, मुझे बता दो, किसके अवतार है मोदी जी? है? मोदी जी ने कहा कि हमको राजनीति करना है तो पैसा चाहिए। आप लोग पैसा तो देते नहीं हो, आप लोग पैसा देते नहीं हो किसी को, तो मोदी जी ने कहा हम पैसा मांगेंगे नहीं, ये गरीब आदमी, बदले में हम पैसा देंगे। तो मोदी जी गए अडानी अंबानी के पास, उनसे बोले हमको राजनीति करनी तो पैसा दे दो, और नीता अंबानी से हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हमको तुम नेता बना दो, तुम पूरा देश में व्यापार अपना लगा लो। तो व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को पूरा बगीचा चाहिए, व्यापारी को एक पूरा बगीचा चाहिए। कहीं कोई व्यापारी मेरे पास है, कहे आरपी मौर्य जी मैं आपको विधायक बनाऊंगा यहाँ से, और मुझे पूरा बगीचा जो है वो मौर्यों को बरगला करके मुझे दे दीजिए, और मैं अगर डील कर लूं तो मेरी कौन सी गलती है, मुझे बताओ। सरकारी चीज जो है वो सरकारी तंत्र के माध्यम से ही रोकी जाती है। तो मोदी जी ने जो है पूरा देश जो है अडानी अंबानी या जितने भी व्यापारी किस्म के लोग हैं उनके द्वारा ये चलवा रहे हैं, गरीबों को वहीं पे छोड़ दिया। हमने पूरा का पूरा आकलन किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में बेनीपुर ग्राम सभा और महेश पट्टी का नाम है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब उसका श्रेय चाहे हमारे मुन्नीलाल मौर्य जी को जाता है, चाहे आरपी मौर्य जी को जाता है, या आप सभी ग्राम सभा वासियों को जाता है। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और आप लोगों ने मिलकर के इस लड़ाई को काफी हद तक लड़ा। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में बेनीपुर ग्राम सभा का नाम है। तो इस एकता को बनाए रखना बहुत जरूरी है, और ये आज से ही आप लोगों को ठान लेना है कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा नेता, हमारा वोट और हमारा नोट। क्योंकि मैंने देखा है आपके समाज में अभी तक बहुत नेता आए हैं, बहुत नेता, अनगिनत नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक भी नेता ऐसा नहीं है जो स्वाभिमान के साथ अपने पैर पे खड़ा हो जाए। अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा नेता हो तो मुझे बता देना। इसका आकलन और परीक्षण आपने जब शास्त्री घाट पे बैठा था तो आपने कर लिया होगा। जब हम लोग 5 दिन बैठे थे कोई नेता वहां से मिलने आया? मुझे बताओ, जब आप गांव में थे, घर में थे, तो 75 नेता आपसे मिलने आते थे फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन जब लड़ने की बारी आई, आप लोगों ने लड़ाई को जब छेड़ दिया तो कोई नेता वहां पर चाय पिलाने भी नहीं आया। दादाजी जो है हलवा पूरी बना के लेकर गए थे और बांट रहे थे सबको, बाकी आप लोग तो बना के भेज ही रहे थे। तो वहां पर कोई नेता नहीं आया। ये भी नहीं सोचा कि आरपी मौर्य मेरे बिरादरी का है, चलो कम से कम बाहर से ना सही तो अंदर से फोन करके तो हम उसको सपोर्ट करें कि भैया बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हो, आपके साथ हैं, या 1000, 2000, 4000 रुपए भेज देते हैं, कम से कम समोसा वोसा तो खा लेगा वहां पे बैठे बैठे। बड़े बड़े नेता है, कोई पूछने नहीं आया। कौन है नेता? जाके ढूंढना एक बार, मेरे नंबर पे फोन करोगे, रात दिन चाहे आधी रात हो, बात होगी। किसी और नेता से एक बार बात कर लेना। ऐसा नेता अगर बनना होता तो मुझे बेनीपुर आने की जरूरत नहीं है, सीधे टिकट लेकर आता भारतीय जनता पार्टी से, और वहां से इलेक्शन कमीशन से पूरा फिक्स हो जाता है कि इस बार कितना वोट आरपी मौर्य को मिलेगा। ऐसे बहुत लोग बन रहे हैं, ठीक है ना? और आप 75 साल से बना रहे हैं, 75 साल से एक भी नेता ऐसा नहीं पैदा कर पाए जो आपकी आवाज बन पाए, जो आपकी आवाज बन पाए। और नेता मजबूरी है, नेता को मजबूरी है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, वो बुद्ध को मानते हैं। जो मुझे सूचना मिली तो मेरे लिए नमो बुद्धाय बोलना भी जरूरी है, बोलना जरूरी है, नहीं तो भी नाराज हो जाएंगे। कोई माता जी बैठिए, जल्दबाजिएगा, बैठिए तो बस अभी छोड़ रहे हैं, हमें समझ रहे हैं गैया जा रही होगी तो
कोई जो है भगवान श्री राम को मानता है तो हमें जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा। कोई हो सकता है कि किसी और को मानता हो, तो नहीं मानिए, आप पूरी स्वतंत्रता है, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो हमारी तो मजबूरी है कि अगर हम सबकी बात नहीं करेंगे तो हमसे सब नाराज हो जाएंगे, तो ना वोट होगा और न साथ होगा और सब खेल जाएगा बिगड़। इसलिए मुझे धर्म की बात इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म से नहीं करनी है। ये आपका व्यक्तिगत मैटर है कि कौन किसको मानता है, ये धर्म की लड़ाई है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हम सब हैं भाई भाई। हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान है। मैं संविधान को जानता हूँ और संविधान के आधार पे काम करूंगा और उसी संविधान के आधार पे आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रहे, जब जब आप हमारे खिलाफ खड़े होंगे, कब खड़े होंगे? आज ये देखो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे को जानते हैं। मैंने पूछा सर यहाँ से घर कितना दूर है आपका? बोले 60 किलोमीटर। क्या मैं इतना बड़ा नेता हूँ कि ये 60 किलोमीटर अपनी श्रीमती जी को लेकर के मुझसे मिलने चले आए? आज के लगभग 2.5 से 3 साल पहले हमारी मुलाकात थी और इन्होंने हमको सूचना नहीं दी कि सर मैं आ रहा हूँ। ये मिलने के लिए वहां पे चले आए। किस लिए चले आए मुझे बताओ? दिन रात ये भी सोचते रहते हैं समाज के लिए, और हम जो करते हैं सो करते ही हैं। लेकिन अगर वो स्थिति को सोचिए कि मैं सोच के परेशान हो जाऊं, हार जाऊं, थक जाऊं, लेकिन आप घूम के उसी घाट पे पानी पिएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी करेंगे, उनसे आपका प्यार मोहब्बत नहीं जाएगा, तो आरपी मौर्य क्या कर पाएगा? सोचो जरा एक बार, जब आपके यहाँ दुख की घड़ी थी, आप लोग वहाँ पर शास्त्री घाट में जाकर के बैठे थे। योगी आदित्यनाथ को नहीं पता था कि बेनीपुर वाले परेशान हैं, केशव प्रसाद मौर्य को नहीं पता था कि बेनीपुर वाले परेशान हैं, या अन्य नेताओं को नहीं पता था कि बेनीपुर वाले परेशान हैं। चलो अन्य नेता तो जो सत्ता के बाहर है उनकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो सत्ता में हैं वे लोग काहे नहीं आए? काहे नहीं लेकर आए 50 लाख रुपए? योगी आदित्यनाथ काहे नहीं 50 लाख रुपए आपको दिए? और काहे अभी भी तमाम सारे FIR जो दर्ज हैं उसको खत्म काहे नहीं किए? मुझे बताओ। इसका कारण है कि योगी आदित्यनाथ ना आपके घर का है, ना आपके परिवार का है, ना आपके खेत का है, ना आपके पेड़ का है, ना आपके मरने से उनको दर्द है, ना आपके जीने से उनको प्यार है। उनको अपनी सत्ता की भूख मिटानी है और आपका शोषण करना है। ये शोषणकारी व्यवस्था के मालिक है। और जिस विचारधारा में आप लिप्त हैं, जो दिमाग में आपका कब्जा है, जैसे एक भाई ने अभी कोई बोला, इसी में से कोई बोल रहे थे कि कहीं हिंदू बटे हुए हैं। हिंदू की मैं बता देता हूँ, हिंदू में वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में आरपी मौर्य खड़ा ही है। हमको ससुरों ने शूद्र बोल दिया। बताओ, हम राजा सम्राट अशोक के पोते हैं, हमको शूद्र बोल रहा है। हमारी रोटी पे ये पलते थे, हमको शूद्र बोल रहा है। बताओ, ये हमारी नपुंसकता ही तो है। तो हमारे हिंदू भाई हिंदू बने रहिए, लेकिन जब भी कोई हिंदू की बात करे और कहे हिंदू खतरे में है, तो उससे बोलो ब्राह्मण को शूद्र बना दो, हम हिंदू को स्वीकार कर लेते हैं। हम आगे बढ़ के लाठी भी चलाएंगे और डंडा भी चलाएंगे, और जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में हमें भागीदारी दे दो, इतना ही मांग लो। अभी देखो कैसे तिलमिला जाते हैं। तो वहाँ पर ब्राह्मण सबसे आगे रहेगा। ब्राह्मण का बेटा अनपढ़ हो, गवार हो, सब कुछ हो, तो आपसे सबसे आगे रहेगा। और जब माता जी हमारे घर में जो कथा सुनेगी ना, तो उसी ब्राह्मण के बेटे की पूजा करेगी, और वही ब्राह्मण का बेटा जाके वहाँ पे भांग दारू खा के चौराहे पे नशे में रहेगा शाम को। सही है गलत? बता दीजिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप भगवान को मानिए, राम को मानिए, सीता को, जिसको आप पूजा कर रहे हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था पर प्रहार कौन करेगा? मुझे बताओ। आपको बार बार शूद्र बोला जा रहा है,
मोदी जी बहुत बार वो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, योगी जी बार बार हिंदू की बात करते हैं, कभी उनसे उनके जुबान से आप लोगों ने बड़ व्यवस्था का नाम सुना? नहीं सुना, नहीं सुनोगे क्योंकि ऐसे टॉपिक को उठाते नहीं है। तो मेरे सभी भाइयों बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि पूरे देश की राजनीति मौर्याओं पे टिकी हुई है और इस प्रदेश का मौर्य विशेष तौर से परेशान पीड़ित है और लगातार मारे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बनारस में एक रितेश मौर्य को मार के जो पिताश्री थे सम्राट अशोक, वो जमाना अब लग चुका है। लोग हमारे टुकड़ों पे पलते थे, लेकिन आजकल हम लोगों को भिखमंगा बना दिया है कि हम लोग उनके टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर हैं। तभी आपके समाज के नेता जा करके वहां दलाली करते नहीं करते हैं। दूसरी बात, उनके टुकड़ों पर तो हम फिजिकली जो पल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे दिमाग पर भी उनका राज है। अगर मैं आपको समझाऊं कि स्टैंड हो जाओ, अपने बलबूते पे खड़े हो जाओ, लठ उठा लो, तो आप लोग बार बार सोचोगे नहीं रहने देते हैं, क्या जरूरत है। और आप ही एक दूसरे के लिए भगवान हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भगवान आपको बचाने, चाहे वो बुद्ध हुए, चाहे अशोक हुए, और चाहे कोई श्री राम हुए, और चाहे कोई दुर्गा जी हुई, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। जब आपको विपत्ति आएगी तो हम आप ही एक दूसरे के राम, एक दूसरे के भगवान बनेंगे नहीं बनेंगे? इसलिए संघ की शरण में जाओ। किसकी शरण में? संघ की शरण में जाओ और बिरादरी के नाम पर कही रहे हैं। SC मायावती जी के पीछे लगा हुआ है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग सबको नेता मान लेते हो, अपना नेता अपने घर में नहीं बनाते हो। समझ रहे हैं ना? तो पर्चा आप लोगों को मिल गया। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ समझाना है, समय बहुत कम है। लगातार आप लोगों से संपर्क बना रहेगा और बातचीत होती रहेगी। हमारी विचारधारा से आप वाकिफ होते रहेंगे। चूहा लौट रहा होगा, ठीक है ना? खाने की इंतजार कर रहे होंगे। सरकार के अंडर में NGO काम करती है और जब सरकार आपकी बन जाएगा, उनका ये चैलेंज कर लिया है। तो सबसे पहला निवेदन है कि जो लोग भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से नहीं जुड़े हैं वो फटाफट जुड़ जाएं। जो जितना कर सकता है सोशल मीडिया, क्योंकि उनके पास मीडिया, हमारे पास मीडिया नहीं है। उनके पास बड़े बड़े पैसे वाले लोग, हमारे पास पैसे वाले नहीं है। ये तो मानते हो ना? तो जितना ज्यादा प्रचार रिश्तेदारी से लेकर के, घर से लेकर के आप लोग कर सकते हैं अपने स्तर पर, वो कीजिए। दूसरी बात क्या है, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे मौर्य समाज में कोई ऐसा घर परिवार नहीं होगा जो मुझे 1 रुपए महीने के, मतलब पर डे अर्थात महीने के 30 रुपए ना दे पाए। कोई ऐसा परिवार है? मुझे नहीं लगता। 30 रुपया नहीं दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते 30 रुपया? हाँ तो दे सकते हैं ना। अच्छा, एक जने देने के लिए, बाकी लोग नहीं दे सकते हैं क्या? कौन कौन नहीं दे सकते हैं मुझे बताओ? सब लोग दे सकते हैं ना? हमको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। देखो, हम यहाँ से गाड़ी में CNG डलवाए, 2000 का खर्चा आया। 2000 का खर्चा अगर मेरा रिजर्व रहेगा तो अभी हमीरपुर जाना है, वहाँ पहुँच जाऊंगा। 2000 का खर्चा वहाँ से मेंटेन होगा तो कहीं और चला जाऊंगा। जब मेरे पास पैसे रिजर्व रहते हैं तो मेरा दिमाग 4 गुना तेज काम करता है। और जब हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोचो मेरे पास गाड़ी नहीं है, ठीक है ना? अभी एक बड़ी गाड़ी थी, उसको लेकर आने वाला था, फिर बोला नहीं 12,000 का तेल लग जाएगा, क्या जरूरत है, हम 2000 में काम चला लेंगे, ठीक है ना? हमको है कि आप लोग इस ग्राम समिति के माध्यम से और चाहे व्यक्तिगत रूप से 1 रुपए पर डे, महीने के 30 रुपए जो है मुझे भेजने में पीछे मत रहना। क्योंकि जब लड़ाई होगी तो पता नहीं किसकी दया से कुदरती ऐसा कुछ हुआ है कि भारत देश में जो संविधान हमने रचा है, अभी जो आदरणीय प्रभारी जी हमारे बता रहे थे, ये संविधान किसी के पास नहीं है। 75 सालों से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर के अभी तक किसी ने उस पर प्रहार नहीं किया जो मैंने प्रहार किया है। और उसको मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, और जिसके बाद दिमाग होगा वो फोन कर लेगा मेरे को। समस्या यहाँ पर यह है
कि यहाँ पे प्राइमरी पाठशाला से लेकर के और यहाँ पे पीएचडी तक के लोग बैठे हैं। अगर मैं पीएचडी लेवल की बात करूंगा तो प्राइमरी को नहीं समझ में आएगा, और प्राइमरी लेवल की बात करूंगा तो पीएचडी वाले बोर हो जाएंगे। इसलिए पहले आपका उत्तर देने से हमें यह समझना जरूरी है कि आपका लेवल स्टैंडर्ड क्या है, उसके आधार पे हम बात करेंगे। दादाजी अगर अनपढ़ हैं तो हम अनपढ़ तरीके से बात कर लेते हैं, अगर आप पढ़े लिखे डीएम कलेक्टर साहब हैं तो उस हिसाब से बात कर लेते हैं, कोई और आपका लेवल है तो उस हिसाब से बात कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि आप लोग, जबरदस्ती नहीं कहूंगा, आप लोग देख लिए हो मुझे इसलिए में, और हमने आह्वान किया कि चलो बहुत बड़ी रैली होनी है, तो रैली में यहाँ से बनारस जाने में कितना खर्चा है? मुझे लगता है कि 50 रुपए जाने के और 50 रुपए आने का। अगर आपका बेटा या भाई या कोई भी परेशान हो जाए, या कमलेश भाई से पूछो कि इस मामले में कितने चक्कर उन्होंने कोर्ट कचहरी के लगाए होंगे ना। ऐसे सर को फोन नहीं किया, लेकिन सर यहाँ प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? ये इनके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। तो अगर जन है, जैसे मैंने कहा कि मुझे पूरा का पूरा बनारस जो है घेरना है, और बनारस में अगर लाखों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए किसी मुद्दे को लेकर के, चाहे आपका बगीचा कोई कब्जा कर रहा हो, चाहे कोई आपकी विरासत अन्य कोई कब्जा कर रहा हो, उसके लिए आरपी मौर्य ने बुलाया। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा अगर हो गए तो इस बनारस में सारे नेता 2 मिनट के अंदर मुझे जान जाएंगे कौन सा नेता है। सबसे पहले तो मीडिया वाले तुरंत माइक पहुंच देगी मुंह के सामने, सर बताओ ये क्या कर रहे हो, ठीक है। और जितने पूंजीपति लोग यहाँ पे होंगे वो सब रेंज में आ जाएंगे, भैया आरपी मौर्य जी हमारे घर पे दावत है, आइए। और जब दावत खाने उनके घर पे जाएंगे तो धीरे से जेब में जो है 50,000 की गड्डी वो रख देंगे, भैया हमारे, तो कह रहे भैया आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर बनारस से ये सांसद बन गया तो ये जो इलीगल काम हो रहा है यहाँ पर, वो किसकी कमर तोड़ेगा? मेरी ही कमर तोड़ेगा। इसलिए वो पहले से सहयोग करके अपनी जगह को सुरक्षित कर लेते हैं। तो जन है तो धन है, और धन है तो दिमाग बहुत चलेगा। अच्छा, दूसरा तरीका उल्टा लगा दीजिए कि अगर धन है तो जन है। धन हमारे पास बहुत है। अब हम कहेंगे दादाजी आपके गांव में 2 बस भेज रहा हूँ, अब बताइए मैं किसको डांटूं, किसको बोलूं? तो आदमी वो आत्महत्या कर लेता है, समझ रहे हैं ना। तो आत्महत्या वाली कंडीशन मेरे सामने मत आने देना। मेरा बस इतना निवेदन है कि आप लोग साथ खड़े रहिए, और आपके लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि अगले 50 साल तक कोई नेता पैदा नहीं होगा। अब आप सोच लीजिए, आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, आने वाले बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं, या ऐसे